मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल द बेस्ट JMS कोचिंग सेंटर पर। आज मैं लेके आया हूँ आपको क्लास 10th हिस्ट्री पार्ट 1 के रूप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव तो लेके आया हूँ। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, अब मैं आपको बता दूँ कि जब ऑब्जेक्टिव का गोला भरते हैं ना, तो सही भी देखिए, सही विधि और गलत विधि, मतलब आपको पूरा जो होता है रंगना पड़ता है। आधा रंगिएगा तो आपको सही चेक नहीं हो पाता है, इसलिए आप पूरा रंगिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन है ना। ये जो पार्ट 1 का है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, है ना। इसके ऑप्शन भी आंसर दोनों दिया गया हुआ है ना। पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप इसको पढ़ करके देखिए, इसका ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। इसके बाद एक ऑप्शन को रंगना पड़ता है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। आपको 4 ऑप्शन एगो रखना पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन आंसर भी दिया गया हुआ है ना। और आप इस वो देखिएगा, आगे इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सारे क्वेश्चन कराया गया हुआ है ना। आपको एक पार्ट का लगभग लगभग बता दूं कि लगभग 45 ऑब्जेक्टिव डाला गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। वैसे तो आपको किताब स्टडी करना ही चाहिए, बट लेकिन यह एक नोट्स है जो आपको किताब में से ऑब्जेक्टिव लिया गया हुआ है ना। और विशेष विजिटी के लिए आपको किताब देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव गेस है आपको एक पार्ट से, है ना। और एक पार्ट का जो आपको इसके बाद कुछ आपको 2 पार्ट का भी लाया हुआ है ना। जो है समाजवाद और साम्यवाद, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया हुआ है ना। आप क्लास में पढ़े हुए हैं, कहानी सुने हुए हैं, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ समझना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ेगा। सर आके आपको आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय का। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के एकता का वाहक बनाती है, मतलब बनती है। मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है आप जानते हैं ना। अपने राष्ट्र से प्रेम भाव होना, है ना। लोगों में एकता होनी चाहिए, एकता के साथ मिलकर कहना चाहिए, है ना। आगे है, मेजनी कौन था। मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिसका जन्म, है ना, 22 जून 1805 ईस्वी में को जिनेवा में हुआ था। और यह कार्बोनी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के से जुड़ा हुआ था। उन्होंने 1831 में, है ना, यंग इटली, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था, है ना। अब है, जर्मनी की कर्ण में बधाई क्या थी। जर्मनी की कर्ण की अनेक बधाई थी, जो 19वीं शताब्दी में जर्मन 300 राज्य से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था। इसे एक अलग करना बड़ी समस्या थी। सभी छोटे छोटे सम्राट अपने वर्चस्व वस्तु को, अपनी गद्दी छोड़कर जर्मनी को एक करने के तैयार नहीं थे। इसी तरह और जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन था, एक होगा या फिर प्रसा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेटरनिक युग क्या है। जानते हैं कि मेटरनिक युग, है ना, चांसलर था, है ना, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था ये मेटरनिक, जो घोर एक प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। न उसकी नीति की शासन करो, लेकिन परिवर्तन नहीं होने दो। यह 1815 में एक वियना सम्मेलन हुआ था, उसमें, है ना, तब से ही मेटरनिक चालू होता है 1847 तक, है ना। और इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आगे लगभग ये क्वेश्चन आपका है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, है ना। तो इसके कारण निम्नलिखित इस प्रकार है। देखिएगा, पहला कारण है मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दलों का संगठन का प्रभाव अभाव, और समाजवाद का प्रसार। अगला है लुई फिलिप की नीति। इस क्रांति के सबसे प्रमुख कारण ये लुई फिलिप के नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता के तत्कालीन समस्याओं को सुधारने में असमर्थ था। इसी कारण क्रांति के सूत्रपात मतलब चालू किया गया था, तल हुआ था, है ना। अब इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली एकीकरण में ऑस्ट्रिया, आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया की भूमिका हर जगह थी, है ना, लेकिन इटली में काफ़ी विशेष था। तो इटली के जर्मनी की करण में ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली का और जर्मनी की करण में सबसे बड़ा बाधा क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया था, है ना। और कभी कभी मतलब ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण संभव हो। दूसरी और एकीकरण के पूर्व जर्मनी जो है 300 भागों में बटा हुआ था, राज्य में बटा हुआ था, है ना। और आप जानते हैं, है ना, कि 300 जब बटा हुआ था, इसको एक करने के लिए, है ना, बटा हुआ था। और इसके 2 बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रसा तथा ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी का और मेरे अधीन एक
हो। और जबकि प्रसा, है ना, चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो। जर्मनी की अधिकतर जनता प्रसा के अधीन एक होना चाहती थी। इससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के गण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रेलिया थी। सबको कहानी पढ़ाया हुआ है तो उसमें कुछ आपको शॉर्ट भी दिया गया हुआ है, ठीक ना। तो आपको थोड़ा अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। आगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह यह सहायक हुआ। उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और वह अपने साम्राज्यवाद की नीति के तहत इटली और जर्मनी के आक्रमण कर उसे अपने अधीन एक करना चाहता था, जिससे टुकड़ों में बटे इटली और जर्मनी को जीतकर अब आसानी से अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे वहाँ के लोगों को लगा कि हम सब आपस में बटे हुए हैं जो तब ही कोई भी आक्रमणकारी हमें आसानी से जीत पा रहा है। इसी प्रकार यूरोप में लोगों में, है ना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। आगे हमारा है, गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्टी, है ना, गैरीबाल्टी जो है एक पेशे से नाविक था जो लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक था। शुरुआत में मेजनी के विचारों के समर्थक था, परंतु बाद में वह काउंट काबुल के प्रभावित होकर राजतंत्र को पक्ष अपना लिया। तो उसने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों को सेना का गठन किया कर इटली के राज्य में सिसिली और नेपोल्स के जीतकर राजा विक्टोर इमैनुअल को सौंप दिया। और इस तरह राजा ने उसे दक्षिण क्षेत्र का शासक बनने को निमंत्रण दिया, परंतु उस कुछ टुकड़ा करके अपना जो भी ये सम्मति को इसको सौंप करके, है ना, वो अपना एक किसान की ज़िंदगी जीने लगा था, एक खेतिहर बन के अपना ज़िंदगी जीने लगा था गैरीबाल्टी। उसका आगे आपका है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था, कैसे, है ना। तो सन 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद फैक्ट संधि, है ना, पार्लियामेंट में नीतियों के असंतुष्ट होकर प्रसा का सम्राट विलियम फोर अपनी गद्दी छोड़ दिया और तब उनके भाई विलियम प्रथम ने सम्राट की गद्दी संभाली और बिस्मार्क के अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क रक्त और लौ की नीति के अवलंबन करते हुए, है ना, नीति में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, जो वह जर्मनी को एक करने के लिए सभी उचित अनुचित कार्य करता था, जिसमें प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम हर संभव सहयोग उसे प्राप्त होता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि विलियम प्रथम बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। आगे है हमारा द्वितीय प्रश्न है, जो प्रश्न 5 में पूछा जाता है ना। आइए देखते हैं आगे। इटली के एकीकरण में मेजनी काउंट काबुल के गैरीबाल्टी योगदान को चर्चा करें, है ना। तो देखिए थोड़ा प्यार से सब देख लीजिएगा, है ना। काउंट काबुल के बारे में, मेजनी के बारे में, गैरीबाल्टी के बारे में से दिया गया हुआ है ना। थोड़ा आप पढ़ते तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा आप इसके बारे में टॉपिक में दे दिया हूँ, है ना। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी था। आगे हमारा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ना। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, मतलब बिस्मार्क क्या क्या अपना योगदान दिया था, उसके बारे में बताना आपको है ना। आगे है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव को चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, इसका क्या प्रभाव हुआ, है ना, सबको दिया गया हुआ है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आगे हमारा है इस क्वेश्चन का, है ना, हमारा है, जुलाई 1830 क्रांति के विवरण दे, है ना। तो 1800 क्रांति जो क्रांति हुई थी किस प्रकार हुई थी, है ना, सबके इसमें हुआ था, देख लीजिएगा आगे। इस बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आगे है, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के संक्षिप्त विवरण दे। ये भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है ना। 5 नंबर का, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनान के बारे में बताना है आपको, है ना। यूनान छोटा सा देश था, मतलब यूरोप महाद्वीप का, है ना। यहाँ के बहुत सारे लोग विद्वान हुए थे, सब देश को प्रभाव पड़ा था इस यहाँ के लोगों से, है ना। इसमें हमारा ख़त्म होता है। आगे हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल बनाए तब इसको सब्सक्राइब कर दे। आपको इस वीडियो से लाभ मिला है तो आप इसको दोस्त को भेज दीजिए। थैंक यू।